हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमएससी सगाली में दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, जिसके लिए इंतज़ार था वो चीज़ आपके सामने दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा आपको क्या मिल चुका है, वार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए दोस्तों आपके सामने है। तो चलिए देखिए, ये कक्षा 12th के लिए है। कक्षा 12th का देखिएगा दोस्तों, विषय क्या है, भौतिकी। भौतिकी का है समय 3 घंटा पूर्णांक 70, यानी कि 70 नंबर का है, जिसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और 70 नंबर आपका एग्ज़ाम का, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। 70 नंबर मिलेगा, उसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ सामान्य निर्देश है, खैर वो आप पढ़ लीजिएगा अपने से। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो देखिएगा कुल प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है 48। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 48 तो है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 से 25 तक बहुवैकल्पिक है। 25 प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है, बहुवैकल्पिक है। पहले प्रश्न 35 हुआ करते थे, इस बार घटाकर 25 कर दिया गया है। जिसका नंबर कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा दोस्तों। इसके बाद देखिएगा और क्या बातें हैं, तो और बातों को आप जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए क्या क्या है। प्रश्न संख्या 26 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि छोटा से छोटा है, जिसमें 7 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक 1 नंबर का है। इसके बाद आगे देखिए क्या है, 35 से 42 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक 3 अंक का है। इसके बाद देखिएगा 43 से 48 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो चलिए दोस्तों, आ गई दिल को चुराने में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, 25 ऑब्जेक्टिव को करते हैं, क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 है। चलिए 1 को देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1 को आप आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे दोस्तों, 1.6 का गुणा कर लीजिए, 1.6 का गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। यानी कि ये जो आएगा 1.6 से गुणा करने पर वो संभव है। तो देखिए यहाँ पे 1.6 का गुणा एक बार करिएगा तो 1.6, 2 बार करिएगा तो 16 दूनी की 32, हमको एक ही बार में मिल गया बोस आंसर। क्या मिल गया, 16 दूनी की 32, यानी कि 3.2। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3.2 गुना 10 के पावर माइनस, ओ माय गॉड, 18 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे पहाड़ा पढ़ देते हैं। 16 48, 16 चौका 64, 16 25 80। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बी को देखिए, बी में कितना है, तो 3.2 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होना चाहिए। तो चलिए आप इस चीज़ को आंसर याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश Q को विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। कोई आवेश है जिसको विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बल क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बल F पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, उससे पहले समझ लीजिए, F से पहले Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर F बट्टा में E होता है, Q बराबर F बट्टा में E। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो F बराबर बट्टा में जो E है वो इधर आ जाएगा, तो क्या चीज में हो जाएगा, गुणा में, यानी कि Q इंटू E हो जाएगा।
F बराबर Q इंटू ई। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, F बराबर Q इंटू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा का बी, F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। प्रत्येक धारिता C के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तुल्य धारिता कितनी होगी। तुल्य धारिता कितना होगा दोस्तों, यानी कि टोटल धारिता पूछा जा रहा है आपसे। किस क्रम में बोला गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है 3 ठो। तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आप जानते हैं कि अगर प्रतिरोध है तो उसको समांतर को 1/में में करके जोड़ेंगे, लेकिन वहीं पे अगर संधारित्र है तो समांतर को डायरेक्टली लीनियर में जोड़ देंगे, यानी कि श्रेणी में जोड़ देंगे। तो पहला भी C है, ये भी C है, ये भी C है, और इसको जोड़ देंगे हम, समांतर को श्रेणी में जोड़ेंगे तो C+C+C कितना हो जाएगा दोस्तों, 3C, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ रहा है होगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। 4 क्या है, गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में, के लिए विद्युत फ्लक्स N न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में क्या होगा। यानी कि विद्युत फ्लक्स आपको पूछ रहा है 5 पूछ रहा है, जिसमें कि 3 आवेशित कण कौन कौन है, तो Q1 है, Q2 है, Q3 है। 3 ठो आवेश यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, फाई का मान निकालना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा मित्र, आपको सूत्र याद रखना होगा। फाई बराबर टोटल आवेश, टोटल आवेश यानी कि टोटल Q हो गया, और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। और टोटल आवेश यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 14 है, माइनस में यहाँ पे कितना है, माइनस में यहाँ पे 78.85 है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 78.85। और इसके बाद तीसरा आवेश क्या है, -56, और सभी के सभी क्या चीज में है, तो नैनो कूलम में है। क्या में है, नैनो कूलम में है दोस्तों, जबकि आपका आंसर कूलम में देना है। तो सबसे पहले टोटल आवेश तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 56 और -14, -56 -14 कितना हो जाएगा, -70। और इसके बाद यहाँ पे प्लस कितना है, 78.85 है दोस्तों। कितना है, 78.85। फिर से इसको देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। टोटल आवेश ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 78.85, और माइनस में हो जाएगा 70, और बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाता है दोस्तों, तो 8.85 गुणा 10 के पावर माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, माइनस का 12। और दोस्तों ये मेरा जो आवेश है, ये मेरा आवेश है नैनो कूलम में है, इसको हम कूलम में कर देंगे तो गुणा कितना से करना होगा, गुणा 10 के पावर -9 से करना होगा। 1 नैनो कूलम बराबर 10 के पावर -9 कूलम होता है। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे 78.85 में से 70 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8.85 गुणा 10 के पावर, अच्छा 10 के पावर -12 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +12 हो जाएगा। अब +12 में से -9 घट जाएगा तो 10 के पावर कितना बच जाएगा, तो 10 के पावर प्लस में 3 बच जाएगा। और नीचे क्या है, 8.85 है दोस्तों। अब ये 8.85 से 8.85 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, 10 के पावर 3। क्या चीज में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। 5 क्या कह रहा है, यदि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी है, धारिता क्या है, कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, जब इसे 5 विसंवाहक स्थिरांक वाले विसंवाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे धारिता में प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या भर दिया जा रहा है, 5 विसंवाहक भर दिया जा रहा है। पहले से क्या था, सी था, पहले से धारिता क्या है, तो पहले से सी है। अब यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, 5 विसंवाहक भर दिया जा रहा है। क्या भर दिया जा रहा है, 5। तो यहाँ पे पहले से सी था दोस्तों, अब वो क्या हो जा रहा है, 5 सी हो जा रहा है। घटाने पर तो ये वृद्धि हो रहा है ना दोस्तों, पहले से सी था अब 5 सी हो जा रहा है, ये बढ़ गया 5 सी। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 सी। ये बढ़ा हुआ है, क्या है, वृद्धि है, इसको आप वृद्धि लिख सकते हैं। ये वृद्धि कितना हुआ है, 4 सी। अब वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, तो वृद्धि गुणा 100, वृद्धि गुणा 100 बटा में पहले वाला, वृद्धि गुणा 100 बटा में पहले वाला, तो पहले क्या था, सी। अब सी से सी कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे, 4 गुणा 100 यानी कि 400। ये वृद्धि कितना हो गया दोस्तों, 400। सवाल में क्या पूछा था, तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, यहाँ पे 400 हो गया। ऑप्शन में क्या 400 दिया हुआ है, ऑप्शन में 500 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये गलती है, ये गलती है। 500 तब होता जब टोटल पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे केवल वृद्धि पूछा जा रहा है। तो वृद्धि का कितना हो रहा है, तो वृद्धि का केवल 400 हो रहा है। अगर टोटल पूछा जाता तो 500 होता, वरना 400 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है, आप ही गलती बता रहे हैं। दोस्तों भरोसा रखिए, आपको चूँकि हम गारंटी दिलवाते हैं 90 प्लस लाने का, आप जान जी लगा दीजिए, हम भी आपके चलते मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर हमको नहीं करना होता आपके चलते मेहनत, तो हम नहीं करते, लेकिन आपको हम 90 प्लस दिलवा के रहेंगे। आप भरोसा कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलती है, कुल होता तो 500 और वरना 400। चलिए आप समझ रहे होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है दोस्तों, तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों जगह तो तांबा है दोस्तों, ये भी तार तांबा है, ये भी तार तांबा है। अब यहाँ पे मोटा पतला ये नहीं बोला है कि 1 गुना मोटा है, 2 गुना मोटा है, 3 गुना मोटा है। मोटा पतला का कोई भी यहाँ पे चर्चा खास नहीं किया गया है, कितना मोटा या कितना पतला है दोस्तों। तो इसलिए जब दोनों समान तार का बना हुआ है तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यहाँ पे न तो मोटाई का तुलना है और न तो खास लंबाई का तुलना है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि समान हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ और बातें समझ लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब आप प्रतिरोधकता समझ लीजिए, जिसको रो से दिखाया जाता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू राल होता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, राल, रो इज इक्वल टू राल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ओम के नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, दोस्तों आप 10 क्लास में भी पढ़े हैं, 11th 12th में भी पढ़े हैं कि ओम के नियम तभी माना जाता है जब वहाँ पे हीट क्या हो, हीट कांस्टेंट हो। हीट क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। हीट क्या होगा, कांस्टेंट यानी स्थिरांक। ऑप्शन नंबर डी आप लोग भी लगाते चलिएगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। 8 का आंसर लगाइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, विद्युत परिपथ के भागों में विद्युत धारा को दर्शाता है, तो विद्युत धारा I के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल क्या है, इधर से यहाँ पे एंट्री है यानी कि प्रवेश है, ये दोनों यहाँ से जाने वाला है, यहाँ एक साथ जा रहा है, यहाँ पे यहाँ बट गया, कुछ यहाँ बट गया। दोस्तों तीसरा जगह, इस जगह पे I का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से आराम से घटा कर बता दीजिए क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे घटाने के बाद इधर 4 एम्पियर का प्रवेश हो रहा है, जिसमें 1 और 1 2, 2.3 निकल जा रहा है, 2.3 निकल जा रहा है। 4 में से क्या बच जाएगा दोस्तों, तो घटाइएगा तो 7 और यहाँ से 1.7 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आ गया ना, क्या आ गया आपके पास, आ गया इकाई यानी कि एसआई मात्रक वाला। और एसआई मात्रक का वीडियो हम स्पेशल डाले हैं, बीमा का भी वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। आप मेरे फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है दोस्तों, इकाई यानी कि मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, 10 को देखिएगा। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, किस पर निर्भर नहीं करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो परिनालिका क्या होता है, किसी तार को अगर लपेट दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, परिनालिका। क्या बन जाएगा, परिनालिका। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र का अगर सूत्र हम जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन चीज़ उसमें आता है उस पर निर्भर करेगा, और जो चीज़ नहीं आता उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन, एन क्या है, नंबर है। अब क्या है, कौन सा नंबर है वो भी बता दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एन बराबर क्या होता है, तो बड़ा एन बटा में एल, यानी कि प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है ये छोटा एन। प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या को छोटा एन कहा जाता है। अब आप बताइएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या है, म्यू नॉट एन इंटू आई बटा में 2 है। तो यहाँ पे म्यू नॉट एक आया, एक ठो एन आया और एक आई यानी कि धारा आया। तो किस पर निर्भर करेगा, तो म्यू नॉट पे निर्भर करेगा, एन पर निर्भर करेगा और आई पर निर्भर करेगा। और सवाल में पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आप देख लीजिए घुमाव की संख्या यानी कि फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर तो निर्भर करेगा। इसके बाद वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान इंग्लिश में सही लिखा है करेंट, हिंदी में इसको धारा लिखना चाहिए था लेकिन वर्तमान लिखा हुआ है। इसके बाद सी में त्रिज्या, डी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो भैया यहाँ पे तो कुछ वैसा ऑप्शन ही नहीं है। घुमाव पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगा ही। इसके बाद त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या का तो बात कुछ है ही नहीं। त्रिज्या का चर्चा क्या है दोस्तों, त्रिज्या यहाँ पे आर का कुछ चर्चा है या डी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आपको इसलिए सूत्र को कंप्लीट रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों बोर्ड द्वारा जो दिया गया अगर आंसर होगा आप उस पर मत जाइएगा, वो गलती भी हो सकता है और गलती है, पहले भी कई बार गलती हुआ है। आप ये नहीं कि सर गलती बता रहे, नहीं दोस्तों, टाइपिस्ट गलती कर देता है, बोर्ड गलती नहीं करता, टाइपिस्ट गलती कर देता है, टाइप करने वाला। तो इसलिए उसी आंसर को आप सही केवल मत लेकर चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो पतले लंबे समांतर तार जो डी दूरी से अलग है एक ही दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, करते हैं तो वे क्या है, वे एक दूसरे को इतना बल से आकर्षित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वे एक दूसरे को म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा 2 पाई डी बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे भी आपको बताए हैं कि अगर दो कोई तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, अगर एक दूसरे से समान दूरी पर हैं तो वे दोनों तार एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, तो अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, खिंचाव करते हैं, खींच लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। स्वप्रेरण, देखिए दोस्तों प्रेरण दो प्रकार के, एक हो गया स्वप्रेरण, एक हो गया अन्योन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, तो दोनों का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वप्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ पे एक और बातें बता दीजिए कि जूल किसका है, तो दोस्तों जूल ऊर्जा का है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कूलम्ब किसका है, तो कूलम्ब आवेश का कूलम्ब होता है, क्यू आवेश का कूलम्ब। वेबर किसका है दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, आप लोग भी पढ़ते चलिए, ऑप्शन लगाइएगा। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस नियम का नाम क्या है। दोस्तों कहावत है, जिस थाली में खाइए उसी थाली को छेद करिए, वही कहावत है। यहाँ पे क्या है, जिस कारण वो उत्पन्न होती है उसी को विरोध करती है, जिससे उत्पन्न होती है उसी को विरोध करती है। यानी कि जिससे लोग कमाता है, जिससे लोग को इनकम होता है, या जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो वो नियम कौन सा नियम है दोस्तों, लेंज का नियम है। कौन सा नियम है, लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अगर 90 प्लस लाने का उम्मीद रखे हैं, आप लोग अगर अपने मम्मी पापा का सपना साकार करना चाहते हैं दोस्तों, अपना अगर आप लोग जो चाहत रखते हैं पूरा करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा। एग्ज़ाम में बैठिएगा दोस्तों, फाड़ कर आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो आप लोग बने रहें, इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। अभी फिजिक्स मिल रहा है, इसके बाद तुरंत मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो इस चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों में शेयर भी करते रहें। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा I नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि ऊष्मा पूछा जा रहा है कितना होगा। तो याद रखिएगा, आपको बताया गया था कि ये कितना गुना होता है दोस्तों, तो 0.707 I नॉट गुना होता है। कितना होता है, 0.707 I नॉट गुना होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कई बार इस चीज़ को पढ़े होंगे, इस क्वेश्चन को कितने बार पढ़े होंगे। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, तब क्या होता है। तो हम बताए थे दोस्तों, सघन जिसमें जाएगी, अगर सघन में जाएगी, सघन सटना, सघन माने सटना, यानी कि सटेगी। और विरल में जाएगी तो हटेगी, सघन में जाएगी तो सट जाएगी, सघन में जाएगी तो सट जाएगी। किसके ओर, तो लंबवत की ओर। तो लंब की ओर सट जाएगी, यानी कि लंबवत की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को लगाइएगा। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर जहाँ पे देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद बताइएगा दोस्तों, किस तरंगदैर्घ्य का या किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आप लोग का क्वेश्चन है, कमेंट बताइएगा, कमेंट करके किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी हो जाएगी, तो कैसी होती है, तो वास्तविक और बड़ी होती है, वास्तविक और बड़ी होती है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। दोस्तों आप लोग तो क्लास में इसको धजी उड़ा के पढ़े हैं। क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा, तो हाइगेन। क्या हो जाएगा, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूजेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, हाइगेंस। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, हवा में एक सिल्ट क्या है, सिल्ट
व्यतिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या होती है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? घट जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एम द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा ई वाले पिंड की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यानी कि यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h/√2me हो जाएगा। h/√2me ये सूत्र है। क्या है? डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य है। डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र है h/√2me। बाकी बात क्या है? एम द्रव्यमान है, ई यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। एम द्रव्यमान और ये गतिज ऊर्जा एच प्लांक स्थिरांक है यहाँ पे डी ब्रॉगली के लिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा h/2 का पूर्णांक गुणज है? यहाँ पे गुणज बोल रहा है तो आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बट्टा में क्या होता है? एम भी, यानी कि एम भी के जगह पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवेग का चर्चा होता है। यहाँ पे बट्टा में क्या होता है? संवेग, यानी कि कोणीय संवेग। आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 का पूर्णांक गुणज है? तो कोणीय संवेग। आप कुछ क्वेश्चन को जुबान पे आंसर याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? n/2 से n/3, 4, 5, 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन खाली जगह मेल खाता है किस श्रृंखला में? तो यहाँ से पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 श्रृंखला दिया हुआ है, लाइमैन श्रृंखला, बामर श्रृंखला, पाश्चन श्रृंखला या ब्रैकेट श्रृंखला। तो दोस्तों आप इसका आंसर लगाइए। श्रृंखला यहाँ पे 4 ठो दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन। और ये यहाँ पे दृश्य छाया वगैरह पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, शुरुआत कहाँ से है? 3। तो ये किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाषाण श्रेणी में। किस में हो जाएगा? पाषाण श्रेणी, यानी कि पाषाण श्रृंखला में हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 क्या है? एफएम। एफएम माने क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्मी। नाभिक का द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा जबकि 3.6 उसका त्रिज्या दिया हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सूत्र याद करवा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? द्रव्यमान संख्या ए पूछा जा रहा है। ए पूछा जा रहा है। सूत्र याद रख लीजिए, R = R0 ए के पावर में क्या हो जाएगा? 1/3, यानी कि इसको क्यूब रूट भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? क्यूब रूट। फिर से लिख दे रहे हैं, R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर R0 √a और ये है 3, यानी कि ये क्यूब रूट हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है दोस्तों? a ही निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a के साथ R0 गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि R बटा में R0 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ये जो क्यूब रूट है a के क्यूब रूट वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अभी उधर मत ले जाइए, यहाँ पे a पर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R बटा में R0, तो R कितना है दोस्तों? तो R यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है। R0 का मान याद रख लीजिएगा कितना? 1.2 बराबर में क्या है? तो a का क्यूब रूट है। चलिए ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? तो 12 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा क्या लिखे थे, तो सॉरी दोस्तों ये सब टेक्निकली प्रॉब्लम। ये क्या था? 3.6 दिया हुआ था, 1.2 बराबर में क्या था? a का क्यूब रूट था। अब ये कटेगा कितना बार में? 3 बार में कट जाएगा।
अब देखिए दोस्तों 3 बराबर क्या हो गया, ए का क्यूब रूट। अब इधर से क्यूब रूट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब, तो 3 का क्यूब बराबर में ए। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि ए का मान कितना हो गया 27। द्रव्यमान संख्या कितना आ गया दोस्तों 27 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से यहाँ पे आर नोट का मान आप 1.2 याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इतना समझाइएगा मत दोस्तों एग्जामिनर को, आप डायरेक्टली क्या करिएगा, तो 36 है उसको यहाँ पे 36 दिया हुआ है, ये जब भी देगा तो 12 का टेबल में ही देगा, तो 12 36 12 चौका 12 50 60 कुछ भी रहेगा। अगर 6.0 या 6 फॉर्म में रहे तो 12 50 5 बार में, और 5 का आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए क्यूब कर दीजिए। भाग देने पर 1.2 से भाग देने पर जो आएगा उसको क्यूब कर दीजिए मन में ही और डायरेक्टली आंसर लगा दीजिए दोस्तों। ये होता है टैलेंट बच्चों का पहचान। यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन को किससे डोप करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। डोप माने क्या होता है, उसमें अशुद्धि को मिलाना। डोपिंग यानी कि अशुद्धियों को मिलाना डोपिंग कहलाता है। शुद्ध अर्धचालक में दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाना क्या कहलाता है डोपिंग। तो यहाँ पे किस अशुद्धि को मिलाया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को मिलाया जाएगा। सिलिकॉन के साथ में किसको मिलाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। पी माने क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव टाइप का यहाँ पे हो जाएगा सेमीकंडक्टर, एक होता है निगेटिव टाइप का, तो यह 2 तरह का होता है दोस्तों। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध। दोस्तों ये कोई अर्धचालक तार है, अगर इसको हम क्या करेंगे गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गर्म करेंगे, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और धारा क्या हो जाएगा, तो धारा बढ़ जाएगा दोस्तों। धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर का एरो लगा दिया हुआ है। हो सकता है अगर यहाँ पे गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पूछा है, धारा पूछ दे एग्जाम में, कोई ज़रूरत नहीं है तो हम बता दिए धारा क्या हो जाएगा, तो धारा दोस्तों बढ़ जाएगा और प्रतिरोध घट जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, हम टोटल क्वेश्चन को करवा लिए दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा और साथ साथ इसके बाद आपको मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।